नमस्कार बंधुओं सखाओं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर मुगल काल को और हम यहाँ पर देखेंगे फर्रुखसिया से लेकर बहादुर शाह द्वितीय जफर तक, यानी कि 1713 से लेकर 1857 ईस्वी की क्रांति तक, जिसके नेता बहादुर शाह द्वितीय जफर को बनाया गया था। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करें ली और समझन मानी कि हम कैसे मुगल साम्राज्य को और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम के मद्देनज़र जो यू का बोले हो है यू क्या बोलते हैं यार, यूजीसी नेट जेआरएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और हिस्ट्री से अगर आप उस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो ये नोट्स आपके काफ़ी काम आएंगे। नोट्स की लिंक आपको जो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी झंझट के और यहाँ पर पढ़ते हैं फर्रुखसियर को 1713 से 1719 ईस्वी तक ये रहता है और इतिहास में इसको घृणित कायर कहा जाता है। दोस्तों, हिंदुस्तानी गुट के दो भाई थे, सैयद बंधु और अब्दुल्ला खां। सैयद बंधु जिन्हें कहते थे, इनमें दो भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। ये दोनों भाई दो तीन शासक की गद्दी बदल देते हैं। मोहम्मद शाह तक ये दो तीन शासकों के काल को ये प्रभावित करते हैं। इसलिए सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता है, नृप निर्माता कहा जाता है। नृप शब्द का अर्थ होता है राजा, तो राजा बनाने वाला कहा जाता है सैयद बंधुओं को। और यहाँ पर सैयद बंधु क्या करते हैं कि फर्रुखसियर को अगला शासक बनाते हैं और इन्होंने जुल्फ़िकार खां की शक्ति को तोड़कर जहांगीर शाह के स्थान पर फर्रुखसियर को शासक बनाया। जहांगीर शाह जिसकी मृत्यु हो जाती है कब, 1713 में जहांगीर शाह को ये हटाते हैं और फिर ये फर्रुखसियर को अगला शासक बना देते हैं। फर्रुखसियर अजीम उस शान का बेटा था और फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली को मीर बख्शी व दक्कन का सूबेदार बनाया। फर्रुखसियर ने जजिया कर समाप्त किया और इनके समय सिख नेता बंदा बहादुर को गिरफ्तार कर 1716 ईस्वी में इसकी हत्या ये कर देता है। अब यहाँ पर देखिए, बंदा बैरागी ही बंदा बहादुर यहाँ पर कहलाता है और मारवाड़ शासक अजीत सिंह को सैयद बंधुओं की सहायता से पराजित कर उसकी पुत्री इंद्र कुमारी का विवाह फर्रुखसियर से करवाया जाता है। और यहाँ पर मुगल राजपूत संबंध का अंतिम उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर किसी राजपूत राजकुमारी का विवाह किसी मुगल शासक से यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए भैया कि जो फर्रुखसियर है, फर्रुखसियर ने आमेर शासक जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि दी थी और सवाई जयसिंह सेकंड हम इनका नाम यहाँ पर देखते हैं। अब्दुल्ला खां मूल नाम इनका हसन अली था और इनकी जो उपाधि अब्दुल्ला खां जो इनकी उपाधि रहती है वह इनको बहादुर शाह प्रथम देता है। बहादुर शाह प्रथम कौन? ये वही है जो औरंगज़ेब के बाद में 1707 से 1712 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। दोस्तों, फर्रुखसियर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व जॉन सोरमन की अध्यक्षता में एडवर्ड स्टीफेंसन तथा डॉक्टर हैमिल्टन 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर से मिला। यहाँ पर फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादा कुछ काम यहाँ पर नहीं करता है। फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी EIC को बंगाल में करमुक्त कर दिया और ऐसा कहा जाता है कि फर्रुखसियर बीमार हो गया था, तो यहाँ पर जो डॉक्टर हैमिल्टन वगैरह थे उन्होंने उसको ठीक कर दिए थे। तो उससे खुश होकर फर्रुखसियर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे अधिकार दे देता है। तो इस आदेश को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि यहीं पर से कंपनी स्थायित्व प्राप्त करती है और यहीं पर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह द ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल साम्राज्य को समाप्त करके एक नए साम्राज्य की स्थापना की नींव यहीं से पड़ती है। अब सैयद बंधुओं ने मारवाड़ शासक अजीत सिंह और मराठों को साथ में लेकर फर्रुखसियर के विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ किया। क्योंकि सैयद बंधुओं की अब बात फर्रुखसियर नहीं मान रहा था, तो यहाँ पर इन्होंने सोचा कि क्यों न इसको रास्ते से हटा दिया जाए। तो इसी के तहत 1719 ईस्वी में हुसैन अली ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ संधि कर फर्रुखसियर के विरुद्ध सैन्य सहायता प्राप्त की और अजीत सिंह एवं मराठों की सहायता से फर्रुखसियर की हत्या कर रफ़ी उर ज़रात को शासक बनाया। 1719 ईस्वी में हम देखते हैं कि मराठे के साथ में एक संधि होती है, दिल्ली की संधि जिसको कहते हैं, और यह मराठों का मैग्ना कार्टा कहलाती है।
यहाँ पर ये ध्यान रखना कि रफ़ी उद्दरात यहाँ पर साइन कर रहा है, ठीक है। रफ़ी उद्दरात यहाँ पर साइन करता है और यहाँ पर फ़र्रुखसियर यहाँ पर साइन नहीं करता, क्योंकि फ़र्रुखसियर के विरुद्ध ही तो मराठों ने षड्यंत्र में सैयद बंधुओं का साथ दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप सैयद बंधु यहाँ पर मुग़ल शासक और मराठों के बीच में दिल्ली की संधि करवाते हैं। और इससे हम कहते हैं कि भैया मराठों का जो हस्तक्षेप है वह दिल्ली तक पहुँच जाता है और एक प्रकार से दिल्ली की सत्ता को वो अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। तो यहाँ पर से कह सकते हैं कि मराठों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, इसलिए इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ और रफ़ी उज़रात के बीच में यह संधि हुई थी, दिल्ली में हुई थी, इसलिए इस संधि को दिल्ली की संधि कहते हैं। यह ध्यान रखना कि 1719 की संधि किन किन के बीच हो रही है और किन के विरुद्ध षड्यंत्र करने पर मराठों को ये संधि मिल रही है और इस संधि को क्या कहा जा रहा है, ये सब महत्वपूर्ण है। अब देखिए रफ़ी उस्सान का बेटा था और रफ़ी उज़रात की बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है और रफ़ी उद्दौला फिर अगला शासक बनता है और यह सिर्फ 3 माह 11 दिन गद्दी पर बैठता है। हालांकि यह बीमार हो जाता है और बीमार होने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है और रफ़ी उद्दौला शाहजहाँ सेकंड की उपाधि लेता है। क्या लेता है? शाहजहाँ सेकंड की उपाधि लेता है। फिर अगला शासक बनता है नेकुसियर। नेकुसियर भी कुछ दिन रहता है और फिर उसके बाद में अगला शासक बन जाता है मोहम्मद शाह। तो यहाँ पर देखो रफ़ी उद्दौला, नेकुसियर, रफ़ी उद्दौला, रफ़ी उज़रात और जो ऊपर फ़र्रुखसियर, ये 4 शासकों को स्थापित करवाने में किसका योगदान है? सैयद बंधुओं का। और साथ ही साथ 5वां शासक ये मोहम्मद शाह जो था, इसको भी स्थापित करवाने में सैयद बंधुओं का योगदान रहता है। 1719 से 1748 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठता है 19 साल और इतिहास में इसे क्या कहते हैं? तो इतिहास में इसको रंगीला कहते हैं। 29 साल के आसपास ये गद्दी पर बैठता है। अब यहाँ पर देखिए इतिहास में रंगीला इसको कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ही रंगीन मिजाज का था। इसके विषय में कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि भाई ये इतना रंगीला था कि ये अपने महलों में बिना वस्त्रों के घूमते रहता था। वास्तविक नाम इसका था रोशन अख्तर और सैयद बंधु की सहायता से ये शासक बनता है। और बाद में जब इसको पता ही था कि भाई पिछले 4 शासकों को भी सैयद बंधु बना चुके हैं और उनको समाप्त भी कर चुके हैं, तो यहाँ पर ये बहुत ही दिमाग लगाता है और ये सैयद बंधुओं की हत्या करवा देता है कि भैया ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सैयद बंधु जिंदा ही नहीं रहेंगे तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके मुझे हटाएंगे क्यों। इसलिए यहाँ पर इसका थोड़ा बहुत लंबा कार्यकाल हमें मिल जाता है। हालांकि ये भी अयोग्य शासक था। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि शाहजहाँ के बाद मुगल काल में आखिरी बार हमें कला और नृत्य कला, संगीत कला के विकास में थोड़ा बहुत योगदान हमें इस भाई साहब का दिखता है, क्योंकि ये रंगीला था तो नाचना कूदना इसका शौक था। बादशाह ने तुरानी गुट के अमीर चिनक्लिस खां की सहायता से 1720 ईस्वी में हुसैन अली तथा 1722 ईस्वी में अब्दुल्ला खां की हत्या कर दी। अब ये चिनक्लिस खां आपको आगे जाकर समझ में आएगा जब ये आपको आगे दक्षिण भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मोहम्मद शाह ने चिनक्लिस खां को आसफ जहाँ की उपाधि दी और अपना वजीर यहाँ पर बनाया। फ़र्रुखसियर ने चिनक्लिस खां को निज़ाम उल मुल्क की उपाधि दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो मोहम्मद शाह फर्स्ट था औरंगज़ेब के बाद 1707 से 1712 तक जो मुग़ल बादशाह बना था, उसने इसको क्या लिखा है यार, आसफ जहाँ की उपाधि दी थी और अपना वजीर बनाया था। ठीक है, और जो फ़र्रुखसियर था ना भैया, फ़र्रुखसियर ने चिनक्लिस खां को निज़ाम उल मुल्क की उपाधि दी थी। ठीक है, हैदराबाद में ये जो हैदराबाद के निज़ाम है ना, उनकी स्थापना यही चिनक्लिस खां आगे जाकर करेगा। तो अब देखो यहाँ पर मोहम्मद शाह के समय पर नृत्य, संगीत और गायन कला का काफ़ी विकास होता है और बादशाह स्वयं एक अच्छा नर्तक था। अब बादशाह के प्रसिद्ध संगीतकार और गीतकारों की बात करें तो अदारंग, सदारंग और नेमत खां इनके प्रसिद्ध गीतकार और संगीतकार थे। कौन? अदारंग, सदारंग और नेमत खां। बादशाह आधुनिक उर्दू शायरी के पिता जो बली दक्कनी है ना, उन्हें भी ये सम्मानित करते हैं। बादशाह यहाँ पर जो मोहम्मद शाह रंगीला हैं, ये आधुनिक शायरी के पिता माने जाने वाले बली दक्कनी, जिन्होंने आधुनिक शायरी की शुरुआत की, उन्हें ये सम्मानित करते हैं
और इनके समय पर कुछ स्वतंत्र राज्य होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि शहादत खां जो कि बुरहान उल मुल्क रहता है, वह शहादत खां की उपाधि लेकर क्या करता है, अवध क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। और फिर हम अवध के जो नवाब हैं, हम फिर बाद में देखते हैं कि 1764 में बक्सर के युद्ध में जो अवध का तत्कालीन नवाब रहता है सुजत-दौला, वह बक्सर के युद्ध में मुगल शासक और जो बंगाल के जो शासक रहते हैं उनके साथ में मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हैं और वहाँ पर वह हार जाते हैं। बंगाल से मोहम्मद जो मीर कासिम रहता है और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय रहता है, जो 1764 के बक्सर के युद्ध में हारते हैं। अब यहाँ देखिए, अवध सादत खां बुरहान उल मुल्क यहाँ स्वतंत्र करवा रहा है। हैदराबाद चिनक्लेस खां, हम देखते हैं कि इसको जो बहादुर शाह है वह असफ जहाँ की उपाधि दे रहा है, फिर इसको फ़र्रुखी और निज़ाम उल मुल्क की उपाधि दे रहा है। तो ये निज़ाम की उपाधि लेकर ये अपने वंश की स्थापना करता है, इसलिए हम हैदराबाद में निज़ाम शाही वंश की स्थापना देखते हैं और यहाँ पर के शासक को हम क्या कहते हैं, निज़ाम कहते हैं। अब दोस्तों, कर्नाटक में शहादत अली हैदराबाद से स्वतंत्र एक नए राज्य की स्थापना करता है और बंगाल में मुर्शिद कुली खां एक नए क्षेत्र की स्थापना करता है और इसी में हमें सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफ़र जैसे लोग आगे जाकर देखने को मिलेंगे। अब देखो, फर्रुखाबाद में मोहम्मद खां बंगस पठान थे, ये अलग क्षेत्र की स्थापना कर रहे हैं। कटेरा में रोहिला राज्य अली मोहम्मद स्थापित कर रहे हैं। जाट राज्य जो बदन सिंह है वह स्थापित कर रहे हैं। आगरा, मथुरा और जो राजस्थान का भरतपुर क्षेत्र है वह हमें इन सबको मिलाकर वह एक नए राज्य की स्थापना कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि भाई मोहम्मद शाह रंगीला वाकई रंगीला था। इसके राज्य में क्या हो रहा है इसको कोई खबर नहीं थी और बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्र राज्य यहाँ पर स्थापित होते हैं। अब देखिए, चिनक्लिस खां बादशाह के प्रशासन में रुचि न रखने तथा दरबार में अमीरों की गुटबाजी से नाराज होकर अमीर का पद छोड़कर दक्कन आ गया और बादशाह ने इसके विरुद्ध मुवारिस खां के नेतृत्व में सेना भेजी। मराठों की सहायता से चिनक्लिस खां ने 1724 ईस्वी में शाकुर खोड़ा के युद्ध में मुवारिस खां को पराजित किया। तो यहाँ पर भाई ये बहुत ही अच्छा आदमी था और आसफ खां जो था वह बादशाह के प्रति ईमानदार था, लेकिन बादशाह तो रंगीला ही था, वह नाचने कूदने से उसको समय मिले तो ना, और यहाँ पर उसके आसपास ऐसे लोग भी थे जो उसको भड़का देते थे, वह उनके कहने में चला जाता था। तो यहाँ पे से आसफ खां इस बात से नाराज़ होकर अपना पद छोड़ देता है और दक्कन चला जाता है। यहाँ पर जो बादशाह रहता है उसको लगता है कि भैया इसने विद्रोह कर दिया, तो यहाँ पर मुवारिस खां के नेतृत्व में सेना भेजता है, लेकिन यहाँ पर आसफ खां मराठों से सहायता लेता है और यहाँ पर जो मुवारिस खां है उसको पराजित कर देता है और फिर उसके बाद में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना करता है। मोहम्मद शाह के समय ईरान के शासक नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था 1739 ईस्वी में, हम देखते हैं। और यहीं पर से जो मयूर सिंहासन रहता है जिसको बेबादल खां डिज़ाइन करता है और शाहजहाँ इसको बनवाता है, और हम कहते हैं कि इसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात जड़े हुए थे और सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी इसी सिंहासन में लगा हुआ था और ये दिल्ली में स्थापित था। तो भैया यहाँ पर बेबादल खां के द्वारा डिज़ाइन किया गया और शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया जो ये तख्त ए ताउस इसको कहते हैं या मयूर सिंहासन इसको कहते हैं, इस पर बैठने वाला अंतिम बादशाह जो था वह मोहम्मद शाह रंगीला ही था। 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह आक्रमण करता है, उसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली होता है, तो वह इस सिंहासन को भी उठाकर ले जा लेता है। इसके बाद में देखिए, जो जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आसफ खां है, जो दक्षिण भारत में हैदराबाद के निज़ाम शाही वंश की स्थापना कर रहा है, निज़ाम, तो वो यहाँ पर इसके बावजूद इनकी मदद करता है, किसकी, मोहम्मद शाह रंगीला की, और वह हमेशा उसके लिए वफादार बना रहता है और उसको ही अपना बादशाह मानता है। मोहम्मद शाह के समय ईरान के शासक नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ। नादिर शाह के समय उनके क्षेत्र कांधार, जो कि शाहजहाँ के समय ईरान के पास चला गया था, कांधार में अफगानियों ने विद्रोह कर दिया। नादिर विद्रोह दबाने से पहले मुगल दरबार में दूत भेजता है। अब यहाँ घटना क्या घटित होती है कि भैया कांधार का क्षेत्र जो इनके पास था, ईरान के पास चला गया था, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर होता है विद्रोह। क्या होता है, कांधार में अफगानियों का होता है विद्रोह।
अब नादिर शाह मुगल शासक को कहता है कि भाई विद्रोह दबाने में आप सहायता करो, या फिर आपके क्षेत्र में विद्रोह हो रहा है आप दबाओ। और वो कहता है कि जब मैं अफगान में विद्रोह दबाने जाऊं तो मुगल सीमा में ये जो घुसपैठिए घुसने का प्रयास करेंगे, आप इनको घुसने मत देना, आप इनको बाहर ही ढकेलना और मैं इनका सत्यानाश कर दूंगा। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि भैया आप सख्त निगरानी रखना ताकि वे भारत में प्रवेश न कर सके, मुगल साम्राज्य में प्रवेश न कर सके, और फिर बाकी सब आप मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं उनको देख लूँगा। लेकिन यहाँ पर जो मुगल बादशाह रहता है वो तो हाँ तो कह देता है, लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं कि वह रंगीला है तो प्रशासन की ओर ध्यान नहीं देता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब नादिर शाह विद्रोह दबाने सेना भेजता है तो कुछ विद्रोही भारत में घुस जाते हैं। नादिर शाह इस बात से बहुत नाराज़ होता है। वह कहता है कि भाई तुमसे इतना सा काम नहीं बन सका यार, तुम मुगल बादशाह हो, इतने बड़े क्षेत्र के तुम मालिक हो, तो अब तुमको सबक सिखाना तो पड़ेगा ही भैया। 1739 में भारत पर वह आक्रमण करता है। उसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली, जो कि पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में फिर आक्रमण करने भी आएगा। तो यहाँ पर फरवरी 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में मुगल सेना यहाँ पर पराजित होती है नादिर शाह से। और चिंगलिस खां यहाँ पर नादिर शाह को 50 लाख रुपयों के बदले ईरान लौटने के लिए मना लेता है। लेकिन सादत खां, जो कि चिंगलिस खां का विरोधी था, वह नादिर शाह से गुप्त रूप से भेंट करता है और कहता है कि नादिर भैया तुम पगला गए हो क्या? देखो 50 लाख रुपए ये तुमको दे रहा लौटने के लिए, लेकिन अगर तुम यहाँ पर भारत पर आक्रमण करोगे तो तुमको 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा मैं दिलवा दूंगा। तो यहाँ पर भैया नादिर शाह की जीभ लपलपा जाती है और मन में लड्डू फूटता है और वह भारत पर आक्रमण कर देता है। और जब वह आक्रमण करता है तो 57 दिन दिल्ली पर रहता है। लेकिन यहाँ पर जो सादत खां रहती है, इसी समय जब उसको 20 करोड़ रुपए नहीं मिलते तो वह कहता है सादत खां से कि अबे सादत खां, तू 20 करोड़ रुपए दिलवा रहा था, यहाँ पर से तो 2 करोड़ रुपए ढंग से नहीं मिले। तो यहाँ पर से सादत खां की योजना सबके सामने खुल जाती है और सादत खां शर्म के मारे आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि वह जानता है कि भैया इसके जाने के बाद मुगल सेना उसकी हत्या कर देगी, उससे अच्छे पहले कि मैं खुद की ही हत्या कर लूँ, आत्महत्या कर लूँ। नादिर शाह को सिर्फ 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन वह कोहिनूर हीरा और जो मयूर सिंहासन में लगा रहता है, तख्ते ताऊ जिसको कहते हैं, वह लेकर चला जाता है। तो यहाँ पर चिंगलिस खां जो अच्छा खासा नादिर शाह के आक्रमण को सिर्फ 50 लाख रुपयों में रोक रहा था, यहाँ पर सादत खां पूरा प्लान बिगाड़ देता है। यही कारण है कि जो निज़ाम है वह दक्षिण में चला जाता है और मुगल शाह जो मोहम्मद शाह रंगीला है, उसके प्रशासन में वह ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि मोहम्मद शाह अच्छे लोगों की कदर नहीं करता है, चापलूस लोगों को अपने आसपास रखता है और केवल दिन रात मौज मस्ती में डूबे रहता है। यही कारण है कि यहाँ पर बहुत भारी नुकसान यहाँ पर मुगल साम्राज्य को उठाना पड़ता है। मोहम्मद शाह के समय 1748 ईस्वी में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण पंजाब क्षेत्र में किया, हालांकि वह असफल हो जाता है। यहाँ पर अब्दाली दुर्र दुरानी युग का मोती कहलाता है और 748 से 67 ईस्वी तक 7 बार वह भारत पर आक्रमण करता है। कितने बार? 7 बार। दुर्र दुरानी किसको कहते हैं? अब्दाली को। अहमद शाह अब्दाली युग का मोती ये कहलाता है। मोहम्मद शाह जजिया कर यहाँ पर अंतिम रूप से समाप्त कर देता है, क्योंकि मराठों के प्रभाव में ये था और मराठों के प्रभाव के चलते ये ऐसा करता है। मोहम्मद शाह के समय आमेर शासक सवाई जयसिंह ने 1727 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की और अश्वमेध यज्ञ करवाया। जयसिंह गणित और ज्योतिष का विद्वान था और उसने ज्योतिष के लिए 5 वेधशालाएँ स्थापित करवाई, जिन्हें जंतर मंतर कहते हैं। और आज भी आप देखते हो कि दिल्ली में अगर कोई आंदोलन होता है तो कहाँ होता है? जंतर मंतर। तो ये जंतर मंतर जो कि एक वेधशाला है मौसम समय इनकी गणना के लिए, तो ये कहाँ पर है? ये दिल्ली पर है जंतर मंतर, इन्हें जंतर मंतर कहते हैं। ये वेधशालाएँ 5 जगहों पर, जैसे बनारस वाराणसी में है, उज्जैन में है, जयपुर में है, दिल्ली में है और मथुरा में है। सवाई जयसिंह ने गणित में सारणियों का एक सेट तैयार करवाया, जिसे जीज मोहम्मद शाही कहा गया। क्या कहा गया? जीज मोहम्मद शाही कहा गया। तो ये ध्यान रखना कि जीज मोहम्मद शाही क्या है? तो गणित में सारणियों का एक सेट है जिसको वह तैयार करवाता है। फिर अगला शासक बनता है अहमद शाह, जो कि
1748 से 1754 ईस्वी तक रहता है और यह अवध के नवाब सफदर जंग को अपना वजीर बनवाता है। भैया अपना बनाया है क्या, अपना बनाने की तुम्हें कसम खाई है। ये भैया ये गाना यहाँ पर फिर बैठ गया। तो यहाँ देखना ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अहमद शाह जो रहता है वह अवध के नवाब सफदर जंग को अपना वजीर बनाता है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर आप गाना गाने लगो कि तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तो यहाँ कुछ खाना नहीं है अपने को, ये सफदरजंग को अपना पीएम बनाते हैं, ठीक है। अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली ने 1739 में पंजाब पर आक्रमण किया, हालांकि वह असफल हो जाता है। अहमद शाह के समय प्रशासन में राजमाता यानी कि इनकी मम्मी उधम बाई जो बहुत उधम करती थी इनका ज़्यादा चलता था रोल भैया। और इनकी उपाधि थी किबला ए आलम और इनको सलाह देने के लिए एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति थे जावेद खान, और जावेद खान का भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए अहमद शाह के समय मराठों के सहयोग से मुगल अधिकारी गाजिउद्दीन सफदरजंग को हटाकर स्वयं वजीर बनता है और इमाद उल मुल्क की उपाधि लेता है। क्या लेता है? इमाद उल मुल्क। अब देखिए यहाँ पर मराठों के सहयोग से ये बन रहा है कौन? गाजिउद्दीन। तो यहाँ पर गाजिउद्दीन की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है मराठों की। अब मराठे वैसे ही प्रभाव रखेंगे जैसे कुछ समय पहले सैयद बंधु रख रहे थे, और यही कारण है कि 1761 में मराठों के लिए ये लड़ने के लिए आते हैं, मुगलों की तरह पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे लड़ने के लिए आते हैं, ना कि मुगल। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1754 ईस्वी में अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया और अपने एजेंट रोहिला सरदार नाजिउद्दौला को मीर बख्शी तथा अहमद शाह को हटाकर अजीउद्दीन को नया मुगल शासक स्थापित किया। अब अजीउद्दीन आलमगीर सेकंड के नाम से गद्दी पर बैठता है और 1754 से 59 तक ये गद्दी पर बैठता है। और आलमगीर सेकंड के समय पर ही हम देखते हैं प्लासी का युद्ध होता है और अंग्रेज यहाँ पर स्थापित होने का प्रयास करते हैं। अजीउद्दीन ने शासक बनने पर आलमगीर सेकंड की उपाधि ली और जहांगीर शाह का ये पुत्र था। और इसके समय की प्रमुख घटनाओं की बात करें तो प्लासी का युद्ध 1757 में होता है किस किस के बीच में? सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब होता है और रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन वगैरह जो कि अंग्रेज सेनापति होते हैं वो यहाँ पर लड़ते हैं। प्लासी क्षेत्र में ये लड़ते हैं और यहाँ पर सिराजुद्दौला पराजित होता है और फिर बंगाल क्षेत्र में अंग्रेज स्थापित होते हैं। अब इसके वजीर इमाद उल मुल्क ने आलमगीर सेकंड की हत्या कर दी और कामबख्श जो कि औरंगजेब का बेटा था उसके पोते यानी कि औरंगजेब के परपोते मुही उल मिल्लर कलमुही को यहाँ पर शाहजहां थर्ड के नाम से शासक बनाया जाता है। अब इसी के समय आलमगीर सेकंड का पुत्र अवध में था और वह अपनी हत्या के डर से दिल्ली नहीं जाता और स्वयं को अवध में ही शाह आलम के नाम से बादशाह घोषित करता है, शाह आलम सेकंड के नाम से। क्यों? क्योंकि भैया शाह आलम तो एक हो चुका है तो अब ये शाह आलम सेकंड कहलाएगा। अब आप ये सोचते होंगे ना कि शाह आलम सेकंड के सेकंड भी इसने खुद अपना नाम रख लिया, तो नहीं भैया, इसने शाह आलम की उपाधि ली। क्योंकि शाह आलम पहले भी हो चुका है, इसीलिए इतिहासकारों ने हम जैसे बच्चों को कंफ्यूज ना हो इसीलिए इसके नाम के आगे सेकंड लगा दिया, ताकि हमको पता रहे कि ये शाह आलम कौन है और इससे पहले हुआ शाह आलम फर्स्ट कौन था। तो यहाँ पर 1759 से 1804 ईस्वी सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि भैया बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और बहुत ही लंबे कार्यकाल वाला है, तो बहुत ही महान शासक रहा होगा, लेकिन ये तो घंटे का महान था भैया। ये तो बहुत ही नॉर्मल था और बिना ताज का बादशाह इसको कहा जाता है, बेताज बादशाह। जो अमिताभ बच्चन या किसकी मूवी है ना, वो टाइटल यहीं से चुराया गया। बेताज बादशाह अमिताभ बच्चन नहीं कहलाता भैया, कौन कहलाता है? शाह आलम सेकंड। क्यों? क्योंकि ये तो भैया यहाँ पर अवध क्षेत्र से ये शासन कर रहा है, इसको राजधानी में ही जाने को नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि इसको डर लग रहा, वहाँ गया तो मार देंगे। अब इसके समय की कुछ घटनाएं हम देखते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है, बक्सर का युद्ध 1764 में होता है और इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है।
तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये आलमगीर सेकंड है, यहाँ पर ये शासक रहता है और फिर शाह आलम सेकंड यहाँ पर अगला शासक बन जाता है। तो जो मराठे रहते हैं इसके विरोध में रहते हैं। यही कारण है कि ये जो शाह आलम सेकंड रहता है ये अहमद शाह अब्दाली को समर्थन देता है, ना कि मराठों को। और ये सब किसके लिए होता है? ये दिल्ली की सुरक्षा के लिए होता है। उसके बावजूद शाह आलम सेकंड यहाँ पर मुगलों के खिलाफ जाता है। तो यहाँ पर देखिए इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है और मुगल शासक शाह आलम सेकंड को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर अंग्रेज अपने संरक्षण में ले लेते हैं। तो एक समय पर जो अंग्रेज भीख मांग रहे थे कि भैया हमें फैक्ट्री डालनी है, दे दो जहांगीर, दे दो, दे दो जहांगीर, दे दो। अब वो अंग्रेज क्या कह रहे हैं कि ले बेटा 26 लाख रुपए पकड़ और चुपचाप बैठा रहे, तेरा पूरा मुगल एम्पायर हमारा, जो उखाड़ना उखाड़ ले, अब सब हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1772 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने मुगल शासक को अपने संरक्षण में लेकर अपने संरक्षण में घोषित कर लिया। तो अब यहाँ पर मुगल शासक जो है वो एक बच्चा बन चुका है कि भैया अंग्रेज संरक्षण में लेंगे, कभी मराठे संरक्षण में लेंगे, कभी कोई और संरक्षण में लेगा। तो अब बस मुगल बादशाह यही कह रहा है कि भैया तुम बोल बस दो, मैं किसके तरफ से हूँ, तुम बोल बस दो। तो यहाँ पर से फिर 1788 ईस्वी में रोहिला सरदार गुलाम कादिर ने शाह आलम को अंधा कर दिया और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802-1805 के समय 1803 में अंग्रेज अधिकारी लेक ने दिल्ली पर आक्रमण कर मुगल शासक को मराठों के संरक्षण से कंपनी के संरक्षण में ले लिया। 1806 ईस्वी में शाह आलम सेकंड की हत्या हो जाती है और अकबर सेकंड अगला शासक बनता है 1806 से 1837 ईस्वी। तो इसके पास भी एक लंबा कार्यकाल था, तकरीबन 31 वर्षों का, लेकिन उसके बावजूद ये भाई साहब भी कुछ नहीं कर पाए। इनके नाम कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो बस हमें ध्यान रखनी चाहिए। कंपनी के संरक्षण में ये रहते हैं। 1835 ईस्वी में कंपनी मुगल सिक्कों का प्रचलन बंद कर देती है और यहाँ पर जो रहते हैं ना अंग्रेज, वो इनकी पेंशन में कटौती करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि एक विद्वान रहते हैं, जाने माने व्यक्ति, और वो पश्चिमी लोगों से काफ़ी मिले जुले रहते हैं, मतलब कि उनको पश्चिमी सभ्यता की अच्छी पहचान रहती है। उनका नाम रहता है राम मोहन राय और समाज सुधारक भी रहते हैं और पश्चिम की हवा भी उन्हें अच्छी लग चुकी होती है। तो यहाँ पर अकबर द्वितीय उन्हें अपना एजेंट बनाकर पहले तो उनको राजा की उपाधि देते हैं, उनका सम्मान करते हैं और फिर उन्हें बताते हैं चुपके से कि भैया मेरी पेंशन कट रही है यार, प्लीज़ इंग्लैंड चले जाओ और वहाँ पर से थोड़ा बहुत कुछ सुधार करवा सको तो बहुत मेहरबानी होगी यार भाई, क्योंकि अब तो मैं पेंशन पर ही निर्भर हूँ। तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय को शाह अकबर द्वितीय अपना एजेंट बनाकर भेजते हैं महारानी के पास। हालांकि वहाँ पर राजा राम मोहन राय सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है उन्हें राजा की उपाधि कौन दे रहा है? अकबर सेकंड दे रहा है। बहादुर शाह सेकंड अगला राजा बनता है और ये जफ़र नाम से कविताएं लिखता था, इसलिए इसको बहादुर शाह द्वितीय जफ़र भी कहते हैं। ये 20 वर्षों तक 1837 से 1857 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठता है और ये अंतिम मुगल बादशाह था। तो यहाँ पर देखो, अगर अपन देखें भैया कि किसका कितना कार्यकाल रहा, तो यहाँ पर देखो 1526 में ये आते हैं, 1857 तक ये रह रहे हैं, तो 1857 माइनस 1526 यानी कि तकरीबन 331 वर्षों तक इनका ये शासन चलता है। हालांकि यहाँ पर जो रहता है इनका शासन पूरी तरह से कब तक चलता है? वह चलता है 1707 ईस्वी तक। तो हम कह सकते हैं कि 181 साल, 180 साल के आसपास मुगल काल वास्तविक तौर पर चलता है और फिर उसके बाद में जो चल रहा है 330। अब 330 जो है हमारा, 330 में माइनस हम कर देंगे कितना, 330 में हम माइनस कर देंगे 181, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 149 यानी कि 150 साल जो थे वह मुगलों के पतन का काल था। यहाँ पर सब अयोग्य और नाम मात्र के शासक हमें देखने को मिलते हैं। जफ़र उपनाम से बहादुर सेकंड अपनी रचनाएं लिखते थे और शायरी में इनके गुरु थे असदुल्ला खां। असदुल्ला खां को आप और भी अच्छे से जानेंगे, मिर्ज़ा गालिब इन्हें कहते हैं जनाब। और मिर्ज़ा गालिब की कुछ लाइनें आपको सुनाऊँ? तो मैंने आपके लिए यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब की कुछ लाइनें निकाल कर रखी थी। अब मैं गैलरी में जाकर फटाफट मिर्ज़ा गालिब की वो चंद लाइनें आपको सुनाता हूँ और फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब जो थे ना, वो आधुनिक शायरी में बहुत ही जाने माने नाम माने जाते हैं। ठीक है, तो आधुनिक शायरी में उनका बहुत ही ज़्यादा रुतबा था। तो यहाँ पर इसको पूरा ख़त्म करते हैं, फिर आपको शायरी सुनाऊंगा और फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। जफ़र उपनाम से रचनाएं करते थे और शायरी में गुरु असदुल्ला खां थे मिर्ज़ा गालिब इनके। 1857 ईस्वी की क्रांति इनके समय पर हुई और क्रांति के दौरान जफ़र अपनी पत्नी जीनत महल और परिवार के साथ हुमायूं के मकबरे दिल्ली में छिप जाते हैं और यहीं पर से अंग्रेज़ इन्हें, जो हडसन नाम का एक अधिकारी होता है, वह इन्हें यहाँ पर से पकड़ कर ले जाता है और इनके बच्चे और पोते, इनके 2 बेटे और 1 पोते की हत्या कर देता है। और कंपनी ने जफ़र व जीनत महल को रंगून भेज दिया और रंगून में ही 1862 ईस्वी में का जीना 1862 ईस्वी क्या बोलते हैं, और 1862 ईस्वी में बहादुर शाह द्वितीय जफ़र की मृत्यु हो गई और यहीं इनका मकबरा भी है। भारत के बाहर इनकी कब्र है और भारत के बाहर 3 मुग़ल शासकों की कब्र हमें देखने को मिलती है। बाबर की काबुल में है और जहांगीर की शाहजहाँ लाहौर में है और बहादुर शाह जफ़र की रंगून में है। बहादुर शाह द्वितीय जफ़र को 1857 की क्रांति का नेता भी बनाया जाता है क्रांतिकारियों द्वारा। यही कारण है कि इन्हें गिरफ्तार किया जाता है और एक एक अच्छा काम ये करके ये जाते हैं कि एक क्रांति का नेता बनते हैं और लोगों से आह्वान करते हैं कि मैं आपका संरक्षक हूँ, आप क्रांति करो। अब जब इन्हें वहाँ पर कैद कर दिया जाता है तो अपनी मृत्यु से पहले ये कुछ कहते हैं। ये कहते हैं कि जफ़र इतना बदनसीब है कि 2 गज भूमि भी उसे अपनी मातृभूमि की नहीं मिल सकी। जफ़र ललाता रहा कि उसे अपनी मातृभूमि भारत मिल जाए, पर वो नहीं मिली और उसे रंगून में ही दफनाया गया। अब यहाँ पर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए भैया, मिर्ज़ा गालिब की बात करें तो मिर्ज़ा गालिब कहते हैं, हमने मोहब्बत के नशे में आकर उसे खुदा बना डाला। होश तब आया जब उसने कहा कि खुदा किसी एक का नहीं होता। फिर से सुनिएगा, हमने मोहब्बत के नशे में आकर उसे खुदा बना डाला। होश तब आया जब उसने कहा कि खुदा किसी एक का नहीं होता। ये मिर्ज़ा गालिब की बहुत ही फेमस लाइन है। और आखिर में बस इतना ही, कुछ लोग सफलता की राह देखते हैं, बाकी उसके लिए जी जान लगा देते हैं। सफलता के लिए राह मत देखो, सफलता के लिए मेहनत करो। राह देखने वाले राह देखते रह जाते हैं और मेहनत करने वाले सफलता ले जाते हैं। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।